ठीक है। फिर उसके बाद हमने कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन और अल्सर्स की बात की थी, समझ आ रही है? ठीक। उसके बाद फिर हमने वायरल जो इन्फ्लेमेशन है या कॉर्नियल अल्सर है वो हमने डिस्कस किया था कि वायरल इन्फेक्शन किस तरह होते हैं और स्पेशली उसमें हर्पीस सिम्प्लेक्स है। ठीक है। अब हम बैक्टीरिया की बात करेंगे। ठीक है। तो याद रखें कि बैक्टीरिया जिस्म में तब ये हिट करती है, तब ये इन्फेक्ट करती है जब आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाए। ठीक है। बैक्टीरिया के लिए एक स्टिमुलस है। ठीक है। वायरस के लिए इस बात की जरूरत नहीं है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। ठीक है। क्योंकि वायरस की वायरुलेंसी ज्यादा है। वायरुलेंसी को जानते हैं? इन्फेक्शन की वो शिद्दत जो है ना वो ज्यादा होती है। ठीक है। तो बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर जो हैं ये कब होते हैं? बैक्टीरिया इन्वेड्स द कॉर्निया व्हेन इट्स डिफेंस आर लो। ठीक है, समझ आ रही है? ये तो आप लोगों ने पढ़े होंगे बैक्टीरिया को, वायरसेस वगैरह। ठीक है। अच्छा, and can cause an acute infective corneal ulcer sometimes called suppurative keratitis। अक्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पस होता है। ठीक है। अक्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पस होता है क्योंकि जब बैक्टीरिया आती हैं तो बैक्टीरिया के साथ साथ आपके बाकी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, सारा जो आपका इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और आपका जो सराउंडिंग टिश्यू है उसके सेल्स भी इन्फेक्ट होते हैं, डेड होते हैं। तो वो जिस तरह ऑपरेशन में दहशतगर्दों के साथ मासूम लोगों की डेथ भी होती है, इसी तरह इन्फ्लेमेशन में भी इन्फेक्टेड सेल्स और बैक्टीरिया के साथ हेल्दी सेल्स की भी डेथ होती है। ठीक है। तो इनका एक मजमुआ जब जमा होता है वो पस बन जाता है। ठीक है, समझ आ रही है? और ये बैक्टीरिया में ज्यादा कॉमन है। ठीक। If bacterial corneal ulcers are not treated, they often progress rapidly with serious complications। कॉर्नियल अल्सर में अगर कॉर्निया पे कोई ब्रेक हो या इम्यून सिस्टम जो है वो आपका डाउन हो तो तब बैक्टीरिया जो है ये इन्वेड कर सकते हैं। इसीलिए हम हर डिजीज में, आई डिजीज में एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्टिकली देते हैं। ठीक है ना? आगे करें। ये देखिए, अब यहाँ पे आप मुझे बताएं पैथोलॉजी कहाँ पे है? ये इस पॉइंट पे है या इस पॉइंट पे है? ये क्यों है पैथोलॉजी? सर बैक्टीरिया इन्वेड हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्यों, आप किस बात से कहते हैं कि यहाँ पैथोलॉजी है? ग्रीन क्यों है? स्पेसिफिक सर फ्लोरोसिन डाला है तो उसे हमें ये फ्लोरोसिन हमने डाला है। सर जिस तरह ट्रांसपेरेंट कॉर्निया में तो हमें पता नहीं चलता। ट्रांसपेरेंट कॉर्निया के अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो हमें पता नहीं चलता। सही है सर। तो जब हम फ्लोरोसिन डालते हैं तो फॉर एग्जांपल ये हमारी कॉर्निया है। ठीक है। और इस कॉर्निया में अगर कोई किसी पॉइंट्स पे अल्सर है, इस तरह की इरेगुलरिटीज हैं और इस पॉइंट पे भी इरेगुलरिटी है, तो जब हम फ्लोरोसिन डालते हैं तो फ्लोरोसिन इसको फिल कर देते हैं। और फ्लोरोसिन जब आप स्लिट लैम्प से देखेंगे तो वो आपको ग्रीन नजर आएगा। ठीक है। सही है सर। इसीलिए याद रखें कि जब भी कॉर्नियल पैथोलॉजी में आप फ्लोरोसिन अप्लाई करते हैं और जहां पे फ्लोरोसिन रिटेन हो जाता है, जहां पे ये जमा हो जाता है, वहां पे कोई डिप्रेशन है, कोई अल्सर है। ठीक है। क्योंकि जब आप, जिस तरह हम कहते हैं कि इस तरह किसी एलिवेटेड जगह पे जब आप पानी डालते हैं वो जल्दी बह जाते हैं, लेकिन नीचे तालाब और हर जगह पे जहाँ डिप्रेशन हो वहां बन जाता है, पानी से खड़ा हो जाता है, पानी रह जाता है। तो इसीलिए फ्लोरोसिन से हमें पता चलता है कि यहाँ पे कॉर्नियल पैथोलॉजी है। ठीक है। आगे करें। अच्छा, अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? फॉरेन बॉडी, दूसरा एब्रेशंस है। ये चीजें तो बहुत कॉमन है जो मैंने पढ़ाई है। अदर इंजरी अगर कॉर्निया को होती है, ठीक है, or an ingrowing eyelash which irritate the cornea, all these cause breaks in the cornea। ingrowing eyelashes कौन से diseases में होते थे?
नहीं, सर क्या? eyelid, इनग्रोइंग आईलैशेस या टर्निंग ऑफ द आईलैशेस। सर वो एक्ट्रोपियन था। नहीं, एक्ट्रोपियन, एक्ट्रोपियन था। एक्ट्रोपियन तो नहीं, एक्स तो बाहर होते हैं ना। एंट्रोपियन, एंट्रोपियन, ट्राइकेसिस एंड डिस्ट्राइकेसिस, इन डिजीजेस में आपके आईलैशेस जो है कॉर्निया के साथ लगते हैं। ठीक है। डिफेक्टिव आईलिड क्लोजर और प्रोप्टोसिस व्हिच काज कॉर्नियल एक्सपोजर। देखें, हमारे आईज जो है वो नॉर्मली क्लोज होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये क्लोज ना हो नॉर्मली तो ये ओपन रहेंगे और ये ड्राई होंगे। ठीक है, जब ये ड्राई होंगे तो ड्राइनेस की वजह से इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होगा, और उस ड्राइनेस की वजह से बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और ड्राइनेस की वजह से आपके कॉर्निया के अपने सेल्स की एपिथेलियम की डेथ भी हो सकती है। समझ आ रही है? ठीक है। Deficiency in the tear secretion which cause the cornea to dry up, a loss of corneal sensation, newborn infants। एक तो ये बात याद रखें कि बच्चे जो है ना ये बड़े प्रोन होते हैं हर डिजीज के लिए। ठीक है, अक्सर पैथोलॉजीज में आप पढ़ेंगे कि ये बच्चे जो है इनसे दूर रहे, इनसे दूर रहे। हर इन्फेक्शन जो है बच्चों को ईजिली होती है, क्योंकि दो रीजन है। एक तो उसकी अपनी एंटीबॉडीज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बने, जितने बच्चे की डेवलपमेंट होती है उसका एक्सपोजर होता है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ। उस एक्सपोजर के रिस्पॉन्स में उसका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, एंटीबॉडीज बनते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जब आपका बच्चा पैदा हो तो आप उसको मिट्टी में वो कर ले, पशु में कहते हैं कि खटक डूब का यहाँ तक। और ये सारे जो डॉक्टर्स हैं ना तो वो ये कहते हैं, और ये प्रूव्ड रिसर्च है, क्योंकि जब आप उसको वहाँ पे बंद करेंगे ना तो मिट्टी में सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिस्पांस में इसके एंटीबॉडीज बनेंगे, और वो एंटीबॉडीज इसके डिफरेंट डिजीजेस में इसको हेल्प करते हैं। हमारे अपने टीचर ने ये कहा था कि जब मेरा बेटा हो जाए, पैदा हो जाए, तो मैं उसको इस तरह करूँगी। जब बेटा आ गया तब उसका दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको मिट्टी में इस तरह वो कर दूँ, ये तो मेरा गुमान ऐसा है जैसे ये इसकी डेथ हुई है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है क्योंकि बच्चों में एंटीबॉडीज उस लेवल के नहीं होते। जिस तरह हम कहते हैं ना कि कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस जिन लोगों में एंटीबॉडीज बने हैं अब उन लोगों में नहीं होगा। ठीक है, उनसे स्प्रेड हो सकता है लेकिन उनको इन्फेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज बने हैं। समझ आ रही है? अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में जो बैक्टीरियल की वो है, थोड़े इसके मैं आपको स्टेजेस बताता हूँ। हम जब स्टूडेंट थे तो एक लतीफ़ा अक्सर हम देखते थे कि जब क्लास में टीचर बैक्टीरिया कॉर्नियल अल्सर में बैक्टीरिया के कुछ स्टेजेस है, उसमें एक है इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज। इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज में क्या होता है, ये आपकी कॉर्निया है, ठीक है, राउंड। अब इस कॉर्निया में आपका कोई एब्रेजन आ जाता है, कोई कट आ जाता है। अगर इस कॉर्निया को मैं डायसेक्शनली बनाऊं तो ये ऐसा होगा। ठीक है, तो इस कॉर्निया में कहीं पे कट आ जाता है, ये इसमें कहीं पे कट है, तब बैक्टीरिया के लिए बड़ा इजी हो जाता है यहाँ पे इन्वेड करना। ठीक है, हम कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जहाँ से अंदर जा सकते हैं। ठीक है, माउथ है, नोज है, आईज है, ईयर्स है। ठीक है, यहाँ से इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके स्किन पे कट लग जाए वहाँ पे भी फिर बैक्टीरिया आ जाते हैं ना। कभी कभी आपका छोटा सा कट बड़ा सा इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन बना देता है। तो जब कॉर्निया पे कट लग जाए या कोई डिफेंस सिस्टम लो हो जाए तब बैक्टीरिया के लिए इजी हो जाता है, और इस स्टेज को हम इनफिल्ट्रेटिव स्टेज कहते हैं। ठीक है,
इन्फिल्ट्रेशन किसको कहते हैं? एक कंट्री की आर्मी जब दूसरे कंट्री की आर्मी दूसरे कंट्री में इन्वेड करती है, एंटर होती है, इसको इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है ये आपके नॉर्मल कॉर्निया को इफेक्ट नहीं करता जब तक इस पे कोई एब्रेजन, कोई कट या कोई इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, इस स्टेज को हम इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज कहते हैं। इसके बाद फिर एक दूसरा स्टेज आता है जिसको हम एक्टिवेशन स्टेज कहते हैं। ठीक है, अब ये कॉर्निया यहाँ पे, ये बैक्टीरिया यहाँ पे आई है। ठीक है, तो अब ये अपना फंक्शन करेगा। ठीक है, और बैक्टीरिया जहाँ पे आता है वहाँ पे ये स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज करता है, टॉक्सिन्स टाइप। ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में हमारा जो सारा सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। तो इसका ये स्टेज एक्टिवेशन है जहाँ पे बैक्टीरिया आपके बॉडी में एक्टिवली अब बॉडी को डैमेज करता है। समझ आ रही है? और एक्टिवेशन स्टेज में फिर आपकी इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, अल्सर शुरू हो जाती है। ठीक है, आपकी बॉडी में जिस पॉइंट पे आपकी बैक्टीरिया है, आपकी बॉडी को ये समझ नहीं आता कि ये जो बैक्टीरिया है इसके साथ ये बाकी सारे नॉर्मल सेल्स हैं, तो इर्द गिर्द का इलाका सारा डैमेज होगा और यहाँ पे अल्सर होगा। ठीक है, यहाँ पे जब अल्सर होगा तो इस सारी एक्टिवेशन को हम इस स्टेज में डालते हैं। समझ आ रही है? ठीक है, अब आपके कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो गई, इसके बाद एक दूसरा स्टेज आता है जिसको हम रिग्रेशन स्टेज कहते हैं। फुल फ्लेज इन्फ्लेमेशन है, डेड सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट सारे सब आ गए हैं। ठीक, तो अब जो है आपका इसके बाद रिग्रेशन और इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होता है? स्लोली वो हीलिंग शुरू हो जाती है। तो ये जो आपका यहाँ पे अल्सर था, अगर मैं कहूँ कि ये अल्सर आपका इस टाइप का, और ये जब इन्फ्लेमेशन होता है तो इन्फ्लेमेटरी पार्ट जो है उसके साथ डिफ्यूजली थोड़ा सा हेल्दी पार्ट भी इन्फेक्टेड होता है, इन्फ्लेम्ड होता है। इसी तरह है, तो यहाँ पे थोड़ा डिफ्यूजली एक्टिवेशन स्टेज में आपके इन्फ्लेमेशन होता है। रिग्रेशन स्टेज में क्या हो जाता है कि ये जो मार्जिन होते हैं ये हील हो जाते हैं, जो पेरिफेरी में अब वो थोड़े से इफेक्ट हुए थे, डेथ नहीं हुई थी उन सेल्स की, तो उनकी हीलिंग शुरू हो जाती है और ये आपके क्लियर बॉर्डर्स आ जाते हैं रिग्रेशन स्टेज में। समझ आ रही है? ठीक है, रिग्रेशन स्टेज में अब आपकी जब हीलिंग शुरू होगी तो इसके बाद फिर हमारे पास एक और स्टेज आता है जिसको हम सिकेट्राइजेशन स्टेज कहते हैं। एंड सिकेट्राइजेशन इज द फाइनल प्रोसेस ऑफ एवरी इन्फ्लेमेशन। हर इन्फ्लेमेशन बाद में एक स्कार बनता है। ठीक है, तो रिग्रेशन के बाद आपके यहाँ पे स्कार बनेगा। ठीक है, और जब स्कार बनता है तो स्कार ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ठीक है, तो कॉर्निया में ये पार्ट जो है ये ओपेक हो और कॉर्नियल ओपेसिटी आई। ठीक है, ये हमारे अब बैक्टीरिया जो है ये अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़े बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर को तो ये बड़ी डैमेजेस करता है। हम कहते हैं ना कि वायरस जो है ये सेल्फ लिमिटिंग है, कॉर्नियल अल्सर में खुद ठीक हो जाता है, बैक्टीरिया खुद ठीक नहीं होता। सर ये जो स्कार अभी बन गया है, मतलब वो अल्सर कंप्लीटली स्कार बन गया है, वो फेक हो गया, लेकिन ये स्प्रेड होगा कि नहीं? सिर्फ ये वहीं पे ओपेक होगा, मतलब बाकी सारा ट्रांसपेरेंट होगा? बाकी कॉर्निया, अब ये आपका अल्सर है ना, ये आपका अल्सर है, ये बाकी कॉर्निया आपकी नॉर्मल है, हेल्दी कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट। ये स्प्रेड होगा कि नहीं? नहीं, ये अल्सर स्प्रेड नहीं होते। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस मोस्टली स्प्रेड नहीं होते, वायरल स्प्रेड होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए ये इसी पार्ट में होगा। ठीक है, तो ये अल्सर जो है स्लोली हील होगा। और एक और बात, जब ये अल्सर हील होता है ना तो ये अल्सर इतना आता, लेकिन इसकी ओपेसिटी इतनी बनेगी, स्कार छोटा होगा। स्कार छोटा होता है कॉर्नियल अल्सर में। सही है। ठीक है, अगर आपको बॉडी में भी कभी कट लगा हो
तो आप 2-3-4 साल बाद वो कट दे के वो बड़ा छोटा बन जाता है। सर मेरा हुआ था ठीक है, आप वो नॉर्मल ग्रोथ के साथ स्किन का वो आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता ठीक है, तो ये आपकी कॉर्नियल ओपेसिटी होगी। तो अगर आप कॉर्नियल अल्सर को टाइम पे ट्रीट ना करें तो ये बड़ा डेंजरस हो सकता है। यहाँ पे हम कहते हैं कि ये आपकी कॉर्निया है, ठीक है, हम कहते हैं कि ये आपके आयरस है, ऐसा है ना, ठीक है, और ये आपके सेलरी बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं कि आपका ये लेंस है, ठीक है। तो अगर इस बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर को ट्रीट ना किया गया तो ये आपकी कॉर्निया को इन्वेड भी कर सकता है और ये इन्फेक्शन आपके आयरस तक भी आ सकता है, ठीक है। और जब ये आयरस तक आएगा तो इसमें फिर आपके इंटीरियर चेंबर में भी पस बनेगा, क्योंकि ये इंटीरियर यूवेटाइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आयरिस प्लस सिलरी बॉडी, ठीक है। इंटीरियर यूवेटाइटिस ये है ना, ठीक। तो जब इसकी इन्फ्लेमेशन होगी तो अब इस पेशेंट में फॉर एग्जांपल आपने कॉर्नियल अल्सर ट्रीट नहीं किया टाइम पे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये अल्सर जो है ये प्रोग्रेस करेगा और ये अपने साथ आयरस और सेलरी बॉडी को भी इन्फेक्ट करेगा। अब इसने आपके आयरस और सेलरी बॉडी को जब इन्फेक्ट किया तो आपका यूवियाटिस शुरू हो गया और यूवियाटिस के साइंस प्लस सिम्टम्स शुरू हो गए। तो यूवियाटिस में हमारे पास क्या होता है, अब आप देखें आपका कॉर्नियल अल्सर जो था वो अब कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस आयरस की इन्फ्लेमेशन होगी, ऐसा होगा ना, इस आयरस की भी इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। और हम कहते हैं कि जो नॉर्मली लेंस आयरस के साथ लेंस का डिस्टेंस होता है वो बड़ा कम होता है, इसी तरह होता है, ठीक है। तो अगर इस आयरस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ये आयरस जो है ज्यादातर चांसेस है कि ये पोस्टीरियरली लेंस के साथ अटैच हो जाए, और इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर साइनिटी, ठीक है। ये वर्ड नया तो नहीं है ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर साइनिटी। अब इस रिस्पांस में आपका क्या हो सकता है कि आपका जो एक्वस ह्यूमर से प्रोड्यूस हो रहा था यहाँ पे रिलेटिव पिपिलरी ब्लॉक आएगा, और जब वो प्यूपल आपका यहाँ बंद होगा, क्योंकि ये रास्ता जो है बड़ा तंग है आपके एक्वस ह्यूमर, इससे यहाँ पे पास जितना होना चाहिए एक स्पेसिफिक टाइम में उतना नहीं पास होते। अगर पाइप पार्शियल भी बंद हो जाए ना तो पीछे वॉशरूम में बड़ा पानी उकड़े होते हैं, अगर फुली ना भी हो पार्शियल भी पाइप बंद हो जाए ना तो वॉशरूम में फिर भी अगर आप नहाते हैं ना तो पानी कड़े होंगे और साथ वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा निकलता जाएगा। यहाँ पे ये प्रोडक्शन कंटिन्यूस है और यहाँ पे निकलता कम है, तो ये आयरस पे यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगा और आयरस जो है वो इस पोजीशन में आ जाएगा, मिसप्लेस हो ठीक है, डिस्प्लेस, और इसको हम आयरस बॉम्ब कहते हैं, और ये आपकी सेकेंडरी ग्लाइकोमा तक जा सकते हैं। समझ आ रही है, ठीक। इसीलिए अगर बैक्टीरियल कॉर्नियल इन्फेक्शन को आपने टाइम पे नहीं रोका तो ये बड़े डैमेजेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो सिनेरियो आपको समझ आ गई, ठीक है, कि इस पेशेंट में सेकेंडरी ग्लाइकोमा भी हो सकता है, इस पेशेंट में आपको इंटीरियर यूवियाटिस भी हो सकता है। तो आपने ट्रीटमेंट में ये सारी बातें अपने माइंड में रखनी है। आपने जब ट्रीटमेंट देना है तो आपने ट्रीटमेंट में क्या करना है, ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक ड्रग के एंटीबायोटिक देंगे, और क्या देंगे? बीटा ब्लॉकर्स एक्वस प्रोडक्शन के लिए, एक्वस को डिक्रीज करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स देंगे, और क्या देंगे, एट्रोपिन भी देंगे। अब इसकी मैं आपको बात समझा सर वो पेन के लिए जो होते हैं
वो उसमें देंगे सर, पेन के लिए भी देंगे। जिस तरह वायरल में हाँ, में पेन के लिए देंगे। याद रखें कि स्टेरॉइड्स जो है हम कॉर्नियल अल्सर में अक्सर नहीं देते, नहीं देते। नहीं देते, लेकिन आप एसिड्स दे सकते हैं, नॉन इन्फ्लेमेटरी एंटी नॉन स्टेरॉइडल एंटी ड्रग्स, ठीक है, वो दे सकते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रीटमेंट है, आप इस पेशेंट को आपने एंटीबायोटिक्स पे डाला, लेकिन एंटीबायोटिक्स आपने सिस्टेमिकली भी दी, लोकल भी दी, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में आपने जेल भी दिया जो रात के टाइम वो लगाएगा, ठीक है। Okay. इसके साथ आपने बीटा ब्लॉकर्स ग्लाइकोमा के लिए, ताकि ग्लाइकोमा ना हो, आपने एट्रोपिन क्यों दे रहे? सर ताकि डायलेट हो तो ड्रेनेज भी ज़्यादा होगा, मतलब ऐसे ड्रेनेज डायलेशन से तो कम होता है, साइनिक को बचाने के लिए आपने एट्रोपिन देने, और दूसरा सेलरी स्पाज्म से बचाने के लिए। अब क्या होता है, जब इन्फेक्शन ऑफ द आयरस हो जाता है ना, तो ये कभी कभी स्पाज्मेटिक हो जाता है, और स्पाज्मेटिक जो इसका वो है, उसकी वजह से पेन होता है, ठीक है। इसीलिए हमने एट्रोपिन देने हैं ताकि इसको वो स्पाज्म ना हो, समझ आ रही है, और साइनिक की ना हो। ये जो आयरस है ये पीछे लेंस या आगे कॉर्निया के साथ अटैच ना हो, समझ आ रही है, ठीक है। ये हमने ट्रीटमेंट में देने। सर ये सैनिक की जब हो जाए तो ये आँख छोटी लगती है एज कम्पेयर टू अदर। साइनिकी में क्या होता है, ये आपकी आई है, ठीक है। मेरे डायग्राम को जरा आप जज करें आप, ठीक है। साइनिकी में ये हम कहते हैं कि आपका आयरस है, ठीक है। साइनिकी में लेंस यहाँ पे होता है, तो ये आयरस और लेंस जो है ये अटैच हो जाते हैं, तो आपका ऐसा लगता है जैसे आपके ये जो आईज है ना, ग्रीन ब्लैक ब्लू, इसका कोई पार्ट पीछे चला गया है। आयरस का डायफ्राम पीछे, जैसे पर्दा होता है ना कड़ा, तो पर्दे को किसी कोने से अगर पीछे कोई पकड़े तो आपको सामने से नजर आएगा ये कोना पीछे चला गया है। इसी तरह साइनिकी में आयरस का एक कोना पीछे अटैच होता है लेंस के साथ, ठीक है, सही है। और इंटीरियर साइनिकी भी हो सकती है, आयरस कॉर्निया के साथ भी अटैच हो सकती है, समझ आ रही है। मतलब ये छूट जाती है, वजह इसकी क्या हो सकती है? छोटी साइनिकी की वजह से नहीं लगती, उसको हम माइक्रोऑफ्थल्मिया कहते हैं। जब आपका टॉसिस हो ना, उसमें भी आई छोटी लगती है, जिस तरह हारिस को आप देखें, ठीक है, हालांकि उसका इतना क्लियर टॉसिस नहीं है। तो सर एक पेशेंट था वो सैनिक की मसला है, तो जब हमने उसकी आंखें देखी ना, तो वो जो सैनिक की थी वो छोटी लग रही थी कंपेयर टू, तो उसकी माँ भी ये कह रही थी कि हमें इस तरह पता चला कि यार ये जो आँख है ना ये क्यों छोटी हो रही है वक्त के साथ, तो इस वजह फिर हमने डॉक्टर को देखो, मैंने जिस तरह आपको बता दिया ना कि साथ में सुपर इम्पोज कंडीशंस होते हैं, सिर्फ साइनिक की एक साइन नहीं है किसी डिजीज में, उस डिजीज में बड़े साइंस होते हैं। आपकी जो आई है ना, ये ऑर्बिट में पड़ी है, और ऑर्बिट्स में फेट्स है, ठीक है। तो अगर वो फेट्स लूज हो जाए तो भी आंख पीछे जाती है, और जब आप आंख पीछे जाए तो ऐसा लगता है जैसे ये छोटी हो गई है। जैसे आपने थायरोटॉक्सिकोसिस वाले पेशेंट्स अगर देखो जिसकी आईज बल्ज होती है, जैसे आपकी बड़ी बड़ी आईज है, वो बेसिकली अपने पोजीशन से आगे आए होते हैं, होती बड़ी नहीं है, ठीक है। आपकी जो आई आपके ऑर्बिट में पड़ी है, इसके मुझे इंटीरियर साइड नजर आ रहा है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा बल्ज आउट हो जाए बहुत बड़ी मुझे नजर आएगी, ठीक है। छोटी आई तब छोटी होती है जब पीछे जाती है। हाँ, अगर कंजेनिटली वो आई छोटी है तो उसको हम माइक्रोऑफ्थल्मिया कहते हैं, समझ आ रही है, ठीक है। साइनिकी में जो है आपका ये इसी तरह, ये आपका मतलब ये इस पे कॉर्निया है ना, और ये आयरस है, ठीक है। तो साइनिकी में ये आयरस का जो पार्ट होता है ना, ये पीछे थोड़ा सा गया होता है, ये इसको आपने 3D नहीं बना सकता, लेकिन पीछे अटैच होता है, समझ आ रही है। जो मेरे दिल में है आप समझ रहे हैं। जी सर। ऐसा समझ आए इसको। तो इसे किस तरह ट्रीट करते हैं फिर इंटीरियर साइनिक?
ये मैं आपको ट्रीटमेंट अब बताता हूँ। ये अटैचमेंट जो है ये परमानेंट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। जब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो ये अटैचमेंट साइनिंग के खुद ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। एट द एक्सपेंस के अगर इसने ज़्यादा एक दूसरे को डैमेज नहीं किया, इन्फेक्शन बहुत बढ़ नहीं गया, ठीक है। जी अब इसमें आपने ये ट्रीटमेंट दे दी, ठीक है, ये आपने मेडिकल ट्रीटमेंट दे दी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में, ठीक है। साथ में आपने क्या करना है, अगर ये इन्फेक्शन जो है परफोरेट करे, कॉर्नियल अल्सर में हमारे पास और ट्रीटमेंट ये है इसके अलावा कि आप इस पेशेंट को बैंडेज कंटेक्ट लेंस भी लगा सकते हैं, ठीक। ये किस बैंडेज कंटेक्ट लेंस जो है ये ऐसा लेंस होता है जो आपकी कॉर्निया को डिस्ट्रॉफी से बचाता है। फॉर एग्जांपल ये आपकी कॉर्निया है और ये आपकी कॉर्निया जो है ये इर्रेगुलर है, तो जब इस पे बैंडेज कंटेक्ट लेंस आएगा तो वो इसको सरफेस में उसका जो है वो उसके सरफेस को स्मूथ रखता है। जी अक्सर ये बैंडेज कंटेक्ट लेंस हम केराटोकोनस और हाई मायोप में लगाते हैं ताकि ये कॉर्निया की जो शेप है उसको डिस्टर्ब होने से रोकें, सही है। इसने इसको रोकना है। सर ये बैंडेज हम इंटीरियरली क्यों लगाते हैं सर? ये इंटीरियर ही लगाते हैं, पोस्टीरियरली नहीं और होता। ये रिकवर नहीं होगा जो रफ सरफेस है इसका सर अभी? ये होगा रिकवर। होगा। बैंडेज कंटेक्ट लेंस एक हीलिंग टाइप लेंस अच्छा है, हीलिंग स्पेसिफिक लेंस है सर? स्पेसिफिक लेंस है, स्पेशल कंडीशंस में सर लगाते ये हैं। भी मतलब ट्रीटमेंट में एज अ ड्रग काम करता है। ये ट्रीटमेंट में हम लगाते हैं इसीलिए है ताकि कॉर्निया की डिस्ट्रॉफी को बचाए। अच्छा, ओके सही है सही है। ये मैं आपको कंटेक्ट लेंसेज में बड़े डिटेल में ये पढ़ाऊंगा, लेकिन जब आपको कंटेक्ट लेंस की समझ आए तब आपको बैंडेज कंटेक्ट लेंस की समझ आएगी, ठीक है ना। अब मैं आपको हूरों की बात बताऊं और जन्नत की बात बीच में मैं ना बताऊं तो आप हूर कहाँ ढूंढेंगे, आप फिर ताकाल में भी सोचेंगे हम ही ठीक है। तो आपको पहले कंटेक्ट लेंस आना चाहिए, फिर आपको बैंडेज कंटेक्ट लेंस का पता होना चाहिए। बस आप ये समझे यहाँ पे जी सर। कि ये जो लेंस होता है ये बेसिकली कॉर्निया को बाकी जो इरेगुलरिटीज है उससे बचाता बचाता है, है। अल्सर को हील करता है, मजीद खराब हो गया। ठीक है। ओके सर। समझ आ रही है? सही है सर। सर इसे किस तरह मतलब लिम्बस के जरिए सिंपल रखते हैं क्या ये बैंडेज कांटेक्ट लेंस ये ऐसे कर देते और ऐसे लगा देते, बस उसकी मतलब बाहर से रखते बाहर से लगा देते। इंटीरियरली लगाते हैं। मैंने ये ऐसे तो आपको सिंपली बताया, हर लेंस का अपना तरीका है, प्रोटोकॉल है। ये बाहर से लगाते हैं और ये होता भी बाहर है। जी आप लोगों ने कभी लेंस नहीं लगाया? आप किस दुनिया में रहते हैं? आजकल की तो वो जो वहाँ तिरा में रहती है वो, ये बैंडेज कंटेक्ट लेंस है एक तरीका, ठीक है सर। ठीक है। दूसरा तरीका जो है, अच्छा आपने वो क्या टर्म था जिसमें हम वो अल्सर के सारे डेड सेल को रिमूव कर रहे थे, कौन सा तरीका? वो कॉटन स्वेट से ड्रेसिंग करते हैं। डिब्राइडमेंट भी हम करेंगे, डिब्राइडमेंट। क्योंकि डिब्राइडमेंट इसीलिए करेंगे कि ये जो है आपके पेशेंट यहाँ पे डेड सेल्स है तो इसकी डिब्राइडमेंट हम करेंगे ताकि ये साफ हो, तो फिर हम ड्रग अगर अप्लाई करें, अगर हम जेल अप्लाई करें तो वो अपना काम करेगा। सर ये अल्सर के बाद जब बैक्टीरियल अल्सर होता है और वहाँ पे वो परफोरेशन होती है तो इंटीरियरली सर हमारे पास वो एक्वस होता है तो वो बाहर आ सकता है। क्या क्या आपने बताया? कॉर्निया में जब अल्सर होता है हाँ। तो मतलब परफोरेटेड अल्सर है आपके। हाँ। अच्छा, तो ये जो पीछे मतलब इंटीरियर साइड पे वो एक्वस भी होता है तो ये बाहर आ सकता है आई में सर। आप क्या कहते हैं? आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? सर मैं तो कहता हूँ कि बाहर आएगा क्योंकि आना वहाँ पे चाहिए। अल्सर है सर। यस सर आना चाहिए। आपके जो अल्सर होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अल्सर इस पॉइंट पे है, ठीक है, और आपकी आई जो है ये इस तरह है, ठीक है। सही है। तो जो एक्वस आता है और वो एंगल में सिक्रेट होता है ऐसे या ऐसे, आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो आप खड़े हैं ये एक्वस ऐसे आएगा ना, तो अगर एक्वस इस लेवल पे आ गया, जमा हो गया,
तो ये बाहर आएगा मूव आउट हो जाएगा। कि नॉर्मली नहीं आता, क्योंकि एक बस इस लेवल तक होता नहीं आई में। Pressure। जमा तब होगा अगर एंगल बंद है, तो एंगल तो बंद नहीं होता। ठीक है, तो नॉर्मल काम कर रहा है। ये जो अल्सर आपका बना हुआ इस लेवल पे, हाँ अगर अल्सर इस लेवल पे है फिर वो नीचे कैसे लिम्बल एरिया, तो हो सकता है कि बाहर आ जाए। बाहर निकाल दिया सब प्रेशर आ ठीक है, समझ आ गई? सुनो सर, कितना वो जो हम कहते हैं कि कॉर्निया का एक वो फ्रंट वाला ऐसा 4 mm होता है, अगर वहाँ पे हो तो फिर मतलब नहीं होगा। फॉरन में क्या होता है? वो लेंथ होता है ना कॉर्निया का, जो एक सोई है मतलब। Thickness। विड्थ नहीं सर, मतलब वो जो उसकी वो थोड़ी सी वो कर्वनेस है कॉर्निया की, वो जो इंटीरियर साइड पे, वो हम कहते हैं ना इसकी जो लेंथ है वो 4 mm है, और बाकी पेरिफेरी तक वो फिर मतलब हम اخذ السرد منزلات नार्वी में हमने कहा था सर आप दरमियान की बात कर रहे हैं। वाई टिकवे टिकवे आप बताएं कौन सा? मैं क्लियर नहीं हो रहा आपके नहीं question। सर, आप बीच कॉर्निया यहाँ पे सर ड्रा करें सर। सर एस्फेरिकल थिकनेस सर तो यहाँ पे हमने सर वो इस तरह का छोटा सा ऐसे जी, किया और- था कि मतलब इस तरह अच्छा, वो स्फेरिकल हाँ, सर, वो spherical side, yes, sir। टोटल कॉर्निया ये है। जी ये सर इसलिए अब आप क्या कह रहे हैं? सर अगर यहाँ पे आंसर होता है या कैलकुलेशन होती है तो फिर मतलब वो जो एक से वो नहीं आएगा। अगर यहाँ से ये पैर से नीचे होगा, आप तो कहते हैं देखिए, कि डिजीजेस में वो बातें बताई जाती हैं जो 100 में से कम ज्यादातर पेशेंट्स के साथ हो। ठीक है, एक डिजीज में कुछ भी हो सकता है। ये तो अल्सर है, आपकी आयरस मटेरियल भी बाहर आ सकते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा में क्या होता है, आपका लेंस की मटेरियल भी आई से और यहाँ से इतना मास बना होता है। डिजीजेस के कुछ बॉर्डर्स नहीं होते हैं, लेकिन वो जो एवरेज केसेस होते हैं उसमें जो होता है वो हम वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक ठीक है, वो फिर मेरे टीचर की बात आ गई कि हो सकने में तो बड़ा कुछ हो सकता है। ठीक है, डिजीज का कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है एनाटॉमी की तरह। ये आप डिजीजेस में पढ़ेंगे कि ये भी हो सकता है, लेकिन जब हम ऑप्टिक्स में आएंगे या हम कॉन्टैक्ट लेंसेज में आएंगे तब आपके बिल्कुल स्पेसिफिक बात होगी। ठीक है सर। आपको पता है जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो जो विजन यहाँ क्लिनिक में होती है वही विजन उसकी क्लासेस में होगी। ठीक है, यहाँ पे एक सीनियर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का है, वो बड़ा मोटा सा लंबा सा, उसकी आईसाइट मैंने चेक की तो अभी उसने ग्लासेस लगाए सीनियर का थे। जूनियर जूनियर है। जो शेख हाँ, खजी तो मैंने उसे कहा कि कितना डिफरेंस है आई साइड में। उसने कहा सर जो क्लिनिक में था वहाँ ऑफिस में उतना ही यहाँ है। ठीक है, जी ऑप्टिक्स बड़ी क्लियर है और प्रूव्ड है, क्योंकि ऑप्टिक्स में फिजिक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, और फिजिक्स जो है बड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, डिजीजेस में ये नेचुरली जिस तरह आप सोचें कि किसी जगह पे जलजला आता है तो आप ये नहीं मुहैया कर सकते कि इस जलजले में पेशावर का ये इलाका खराब होगा बाकी नहीं होगा। जी कुछ भी डैमेजेस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर। ठीक है, इसीलिए कॉमनली इस तरह नहीं होता। सही है सर। ठीक है, ये तो हमने उस दिन पढ़ा था सर कि मतलब ये दरमियान वाली जगह की विड्थ जो है वो कम होगी, हाँ। तो इसलिए इसने कहा। आपका क्वेश्चन अच्छा है, मैं इस तरह के क्वेश्चंस को बड़े अप्रिशिएट करता हूँ। मैं भी करता हूँ। हमारे टीचर थे, वो कहते थे कि क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन वेदर इट इज अ स्टूपिड क्वेश्चन हाँ बिल्कुल सर। बट इट इज अ क्वेश्चन। Question। जी उसको पता नहीं है ना। इब्राहिम नास्ते और ख्याल को कसरा का ठीक है, अच्छा जी अब मोस्ट कॉमनली जो ऑर्गेनिजम्स है, अच्छा इसमें एक और बात मैंने नहीं बताई, इसमें कंजक्टिवल फ्लैप भी लगाते हैं। सर ताकि कंजक्टिवाइटिस ना हो इसलिए। कंजक्टिवा जो है ना उसका एक पार्ट कॉर्निया पे लगाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि कंजक्टिवल एपिथेलियम इज सेम लाइक कॉर्नियल एपिथेलियम। ठीक है, conjunctival stroma is from mesenchyma, from neural crest cell, which is a type of mesenchyma, and corneal stroma is also from neural crest cell. ग्राफ्टिंग होती है एक तरह। ग्राफ्टिंग टाइप होती है, कभी कभी ग्राफ्टिंग, कभी कभी इस फ्लैप को खींच के इस तरह लगाते हैं, ठीक है सर। कभी कभी बैंडेज में उसकी आंखें बंद करते हैं, बैंडेज करते हैं। बैंडेज मतलब एक पट्टी टाइप, सही है सर। ठीक है, ताकि, लेकिन बैक्टीरिया की कुछ किस्म है जिसको अगर थोड़ा सा गर्म इन्वायरमेंट मिले तो वो और भी अपना प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं बैक्टीरिया में। इसीलिए इस बात का ख्याल करना जरूरी है। समझ आ रही है? सही है। ठीक है,
तो मोस्ट कॉमनली जो बैक्टीरिया है वो सोडोमोनास है, स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, नीमोकोकस, मेनिंजोकोकस, गोनोकोकस एंड ई कोलाई। ठीक है, ये तो सब आपको पता होंगे, ये माइक्रोबायोलॉजी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट कॉमनली जो है, कॉमनली आई में जो होते हैं स्टेफाइलोकोकस होते हैं। स्टेफेलो ठीक है, हाँ स्टेफाइलोकोकस एवरस होते हैं। ठीक है, तंग तो नहीं पड़ गए आप लोग? कहीं पे जाना? अच्छा, बस मैं थोड़ा सा ये करता हूँ ट्रीटमेंट सही है सर। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर्स। These ulcers are extremely destructive and can rapidly progress with a great risk to blindness. जब corneal opacity होगी तो blindness होगी ना। ठीक है, urgent and intensive treatment with antibiotics. ठीक है, close observation of the progress is necessary. आगे करें। Antibiotic can be given in the form of drops, ointment, subconjunctival injection and systemic. ठीक है, सर ये सब कंजक्टिवा में लगाते हैं। सब कंजक्टिवल इंजेक्शन कंजक्टिवा में लगाते हैं। ठीक है, क्यों आप हंस रही है? तो ठीक बात सर हम बात पूरी वीडियो जरा जरा रेडी सो को आओ तो लग खैर है गुजारा दो। सब कंजक्टिवल इंफेक्शन कंजक्टिवा में ऐसे लगाते हैं, मतलब ये इसका फोरहेड है ना, तो कंजक्टिवा में इस तरह थोड़ा सा इंजेक्ट करके वो इंजेक्शन लगाते हैं। सर ऊपर कंजक्टिवा में नीचे ऊपर कंजक्टिवा में भी लगाते हैं, स्पेशली ट्राकोमा और एलर्जिक पेशेंट्स में। पल्पेब्रल कंजक्टिवा, बल्बर कंजक्टिवा में इस केस में लगाते हैं। ओके ठीक है सर फंगल दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, फंगल फिर मंडे को क्लास होगी, आज मंडे नहीं को पढ़ेंगे, दूसरा क्लास नहीं है। मंडे को। दूसरा निश्चय क्लियर हो गया? जी सही है सर। थैंक यू।